आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हमने प्रस्तावना कंप्लीट कर लिया, प्रेम्बल कंप्लीट कर लिया और आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, मूल या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और पीडी हर साल इससे पूछा जाता है, हर साल इससे पूछा जाता है। और आप पॉलिटी जब पढ़ेंगे ना तो एक और चीज आपको समझ में आ जाएगी कि सरकारें जो दावा करती हैं या कहीं क्या वर्णन किया जाता है, कोई भी दावा या कोई केस फाइल हो सकता है या नहीं हो सकता, आप सब कुछ जानने को आपको मिलेगा कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। आप खुद से उत्तर निकाल लेंगे जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, मौलिक या मूल अधिकार। सबसे पहले एक बेसिक सी बात, बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो शायद आपको पता हो, आपको पता ही होगी। जैसे फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं, याद रखिएगा फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक। ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको शायद पता नहीं हो। तो मौलिक अधिकार है क्या, फंडामेंटल राइट है क्या? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी होते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी होते हैं। अब ये भौतिक और नैतिक विकास क्या है? भौतिक विकास जैसे सांसारिक क्षेत्र में विकास, जैसे आपको रोजगार पाना, अगर आप रोजगार में संलग्न हैं, आपके पास रोजगार है, आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो सामाजिक स्थिति आपकी अच्छी होती है, आपका खान पान अच्छा होगा, आपके आवास की व्यवस्था, आपका कपड़ा, आपका रोटी मकान, ये सब क्या है? ये भौतिक चीजें हैं। ठीक है, और नैतिक जैसे शिक्षा पाना, ठीक है, तो ये आपका नैतिक विकास होता है। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक दोनों विकास के लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। अभी कितने जरूरी है, इसकी महत्व को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकारों को 3 रूपों में विशेष संरक्षण प्राप्त है। मौलिक अधिकारों को 3 रूप में विशेष संरक्षण प्राप्त है संविधान से। और वो 3 विशेषताएं हैं क्या? किस रूप में 3 रूप में संरक्षण प्राप्त है? पहला, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आप देखते हैं कि कोई भी घटना, दुर्घटना, कोई भी चीजों का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करना होगा, फिर हाई कोर्ट में, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, है ना। लेकिन मौलिक अधिकारों को इतना विशेष संरक्षण प्राप्त है कि आपकी अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, आप सिद्ध कर दें कि ये आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। याद रखिएगा, पहला क्या संरक्षण है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं न्यायालय में। ठीक है, दूसरा, मौलिक अधिकारों का निलंबन। मौलिक अधिकारों का निलंबन सरकार विशेष परिस्थितियों में ही कर सकती है और विशेष प्रावधान से ही कर सकती है। सरकार चाहे तो किसी के मौलिक अधिकारों को यूं ही नहीं वायलेट कर सकती कि नहीं भाई मौलिक अधिकार खत्म, नहीं अब इस कारण से हम आपके मौलिक अधिकारों को कुछ दिन के लिए स्थगित करें। नहीं, कुछ विशेष परिस्थितियां कैसी? मान लीजिए कि देश में ऐसा लग रहा है कि गृह युद्ध जैसी स्थिति हो रही है, या फिर किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति बन रही है और सरकार को लग रहा है ऐसा कि नहीं भाई यहां पर इनके मौलिक अधिकारों का कुछ समय के लिए हमें निलंबन करना आवश्यक है। ठीक है, तो इसलिए कुछ विशेष परिस्थितियों में और विशेष प्रक्रिया से ही मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। 2 विशेषताएं हो गई। तीसरा, मौलिक अधिकारों में संशोधन भी विशेष बहुमत से होगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन भी विशेष बहुमत से होगा, यानी अगर सरकार चाहे तो एक साधारण से बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, उसके लिए विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। 2/3 का मतलब मान लीजिए संसद में टोटल 3 लोग हैं, मैं एग्जांपल ले रही हूं, ठीक है, तो उनमें से 2 लोगों की सहमति अनिवार्य होगी। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में थर्ड हमने क्या बोला? संशोधन भी विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है। तो ये मौलिक अधिकारों को प्राप्त संविधान से क्या है? कुछ विशेष संरक्षण है। तो आपने देखा कि मौलिक अधिकार क्या है और मौलिक अधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं। तो भारत में अधिकार कितने प्रकार के हैं? क्या भारत में सिर्फ मौलिक अधिकार है और भी कुछ अधिकार है? भारत में अगर हम अधिकारों को बांटे तो मुख्यतः 4 श्रेणी में बांट सकते हैं। वो क्या क्या है? तो भारत में अधिकार को हम मुख्यतः 4 श्रेणी में बांट सकते हैं। पहला मौलिक अधिकार, दूसरा संवैधानिक अधिकार, और तीसरा है कानूनी या विधिक या सांविधिक, इसी को बोलते हैं। ठीक है, और चौथा है मानवाधिकार। अब ये है क्या? देखिए, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका संविधान में भाग 3 में वर्णन है। हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में भाग 3 में वर्णन है। कहां से कहां तक? आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, तो वो आपके मौलिक अधिकार है जिनका संविधान के भाग 3 में वर्णन है। तो संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं? संवैधानिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका वर्णन संविधान में तो है किंतु भाग 3 में नहीं है, यानी भाग 3 से इतर इनका वर्णन होता है, इसलिए इनको बोलते हैं संवैधानिक अधिकार। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आर्टिकल 300A क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 300A आपका संपत्ति का अधिकार है, जो आपका अब मौलिक अधिकार नहीं है, और इसका वर्णन संविधान में तो है लेकिन भाग 3 में नहीं है, भाग 3 से इतर है, इसके बाहर है। जैसे आप दूसरा ले लीजिए, आर्टिकल 301 301। ठीक है, तो आर्टिकल 301 क्या है? आर्टिकल 301 कहता है कि अंतरराज्य व्यापार का अधिकार, यानी
अंतर राज्य व्यापार का अधिकार, मतलब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कर सकते हैं। यूपी का व्यक्ति चाहे बिहार में व्यापार कर सकता है, बिहार का व्यक्ति चाहे तो झारखंड में कर सकता है, झारखंड का चाहे तो राजस्थान में कर सकता है, राजस्थान का चाहे तो दिल्ली में कर सकता है। यानी आप भारत देश के किसी भी राज्य में जाकर व्यापार कर सकते हैं। तो ये आपका कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, जो आर्टिकल 301 कहता है। ठीक है, फिर देखते हैं कानूनी विधिक या सांविधिक अधिकार। ये क्या होता है? संविधान में नहीं है, यानी संविधान में इनका वर्णन कहीं नहीं है, ना तो भाग 3 में है और ना भाग 3 से बाहर है, किंतु संसद या विधायिका कानून की देन है, यानी संसद या विधायिका द्वारा इनको बनाया गया है। जैसे मातृत्व अवकाश का अधिकार, ये क्या है? संसद ने बनाया है मातृत्व अवकाश, कि भाई अगर कोई महिला लेडी प्रेग्नेंट है तो उनको मातृत्व अवकाश दिया जाएगा उनकी प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, दूसरा जैसे हम देखते हैं सेवा का अधिकार, ये भी क्या है? आपका सांविधिक अधिकार है। ठीक है, चौथा है आपका मानवाधिकार। अब ये मानवाधिकार क्या होते हैं? ये वे अधिकार होते हैं, मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त हैं, उन्हें मानवाधिकार कहते हैं। ये अधिकार मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी हैं तथा व्यक्ति इनका दावा करता है, भले राज्य मतलब चाहे शासन हो, चाहे सत्ता हो, चाहे संविधान हो, इन्हें मान्यता दे या ना दे। यानी अगर आप मनुष्य हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे उस देश की शासन सत्ता संविधान मान्यता दे ना दे, लेकिन मनुष्य होने के नाते आप कुछ अधिकार जन्म से लेकर आते हैं, क्योंकि आप मनुष्य हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा कि भारत में अधिकार कितने प्रकार के हैं। ठीक है, अब हम अधिकारों से संबंधित कुछ विवाद समझते हैं। अधिकारों से संबंधित विवाद कैसे? जैसे हम जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार ये कैसा अधिकार है, साथ ही साथ जो कुछ प्रमुख अधिकार है, संपत्ति का अधिकार हो गया, आपका मतदान का अधिकार हो गया, ठीक है, सूचना का अधिकार हो गया, ये कैसे अधिकार है, इनके बारे में समझते हैं। ये विवाद के विषय क्यों है, इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्रमुख विवाद जैसे मतदान का अधिकार, मतदान के अधिकार को लेकर विवाद रहता है कि भाई ये संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। तो आप बिल्कुल क्लियरली ध्यान से सुनिएगा और जो बताएगा उसी पे टिक लगाइएगा। ठीक है, जब इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए, चाहे आप स्टेट पीसीएस में बैठे या यूपीएससी में बैठे, ठीक है, तो मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, या कानूनी अधिकार है। देखिए आर्टिकल 326 326 आर्टिकल कहता है, आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार देता है। संविधान का आर्टिकल 326 सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार देता है, जहां कहा गया कि भाई 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, जो मूल संविधान है, मूल संविधान में वोट का जो राइट है उसकी उम्र कितनी थी मूल संविधान में? 21 वर्ष थी। याद रखिएगा, मूल संविधान में वोट का जो राइट है उसकी जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, जबकि 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है तब उसको 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, राजीव गांधी जी के समय में। तो संवैधानिक अधिकार के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि आर्टिकल 326 कहता है, आर्टिकल 326 सार्वभौमिक मताधिकार की चर्चा करता है, इसलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि भाई ये संवैधानिक अधिकार, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, ये कानूनी अधिकार है। अब वो कानूनी अधिकार के पक्ष में क्या तर्क देते हैं? वे कहते हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 62 क्लॉज 1 जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 62 यानी 62 क्लॉज 1 कहता है मताधिकार मतदान से संबंधित अधिकार की चर्चा करता है। याद रखिएगा, कानूनी अधिकार के संबंध में क्या तर्क दिया जाता है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 62 क्लॉज 1 सार्वभौमिक मताधिकार के यानी मतदान के अधिकार की चर्चा करता है, इसलिए ये कानूनी है। जबकि संवैधानिक अधिकार के बारे में यह तर्क दिया जाता है कि आर्टिकल 326 कहता है कि सार्वभौमिक मताधिकार होना चाहिए और 18 वर्ष की उम्र निर्धारित कर रहा है। तो आप क्या सही मानेंगे? आप मानेंगे कानूनी अधिकार। ठीक है, आप क्या मानेंगे? कानूनी अधिकार, यानी मतदान का अधिकार आपका कानूनी अधिकार है। ठीक है, अब आते हैं संपत्ति का अधिकार कि संपत्ति का अधिकार कैसा है, ये संवैधानिक है या कानूनी है। अब संवैधानिक है, इसके लिए तर्क दिया जाता है कि आर्टिकल 300A में संपत्ति के अधिकार की बात कही गई है, संपत्ति के अधिकार का वर्णन है। संविधान के आर्टिकल 300A में संपत्ति के अधिकार की चर्चा की गई है, बात कही गई है। तो कानूनी अधिकार के लिए क्या तर्क दिया जाता है? कानूनी अधिकार के लिए कहा जाता है कि संविधान के जो आर्टिकल 300A है, संविधान का आर्टिकल 300A की जो लैंग्वेज है, 300A की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के आधार पर कहा जाता है कि ये कानूनी अधिकार। तो लैंग्वेज क्या है? आर्टिकल 300A की लैंग्वेज में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के प्राधिकार के द्वारा ही संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। तो इसलिए बोला है कि भाई संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। तो याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है आपका।
तीसरा हमारा विवाद सूचना के अधिकार को लेकर कि भाई सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। अब इस पचड़े में पड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा इसको मौलिक अधिकार है, इस पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है, मौलिक अधिकार है, इस पक्ष में तर्क दिया जाता है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए सूचना तक पहुंच जरूरी है, ये बात कहता है। संविधान का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कहता है कि अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए सूचना तक पहुंच जरूरी है। वही कानूनी अधिकार है, इस पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है, इस पक्ष में तर्क दिया जाता है कि भाई सूचना का, आप जानते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट 2005 विस्तार पूर्वक इस बात में चर्चा करता है। सूचना के अधिकार के विषय में आरटीआई एक्ट 2005 इस विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करता है। ठीक है, तो भाई कहा गया कि जब इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा आरटीआई अधिनियम 2005 में हुई है, ठीक है, तो ये कानूनी अधिकार है। तो याद रखिएगा, अब ये कौन सा अधिकार होगा, ये कानूनी अधिकार है। ठीक है ये विवादित मुद्दे, लेकिन ये जल्दी विवादित मुद्दे यूपीएससी नहीं पूछा करता। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा विवाद के दौरान जो माना जाता है, जिस पक्ष के बहुत ज्यादा मानने वाले हैं, समर्थक हैं, ठीक है, उस आधार पर ये जो विवादित मुद्दे हैं इनको मैंने हल करवाया है। ठीक है, अब हम थोड़ा मौलिक अधिकारों की विशेषताएं जान लेते हैं कि मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है। पहली, मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की भांति असीमित यानी निरपेक्ष नहीं है। मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की भांति निरपेक्ष या असीमित नहीं है, यानी भारत का संविधान मौलिक अधिकारों पर सीमाएं लगाता है, ये सीमित हैं, असीमित नहीं है। अच्छा, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किसने दिया था, याद रखिएगा, ब्रिटेन के एक दार्शनिक हुए हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक को क्रांतिकारियों का दार्शनिक कहा जाता है, यानी क्रांतियों का दार्शनिक कहा जाता है। जॉन लॉक को क्रांतियों का दार्शनिक कहा जाता है, ये ब्रिटेन के एक दार्शनिक है। इन्होंने ही प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कि मनुष्य एक प्राकृतिक जीव है और इसके पास असीमित अधिकार है, ये जॉन लॉक का कथन है। तो वही कहा गया है मौलिक अधिकारों की पहली विशेषता में कि मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की भांति असीमित या निरपेक्ष नहीं है, यानी भारत का संविधान मौलिक अधिकारों पर कुछ सीमाएं लगाता है। दूसरी बात, मौलिक अधिकारों की दूसरी विशेषता, मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर आपका उल्लंघन होता है, आपका मौलिक अधिकार वायलेट होता है, तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट से क्या करवा सकते हैं, इन्फोर्सेबल करवा सकते हैं। तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार कैसा अधिकार है आपका, प्रवर्तनीय है, आप इसको इन्फोर्सेबल करवा सकते हैं। जैसे आपने प्रियम्बल पढ़ा था, तो आपने प्रियम्बल में पढ़ा था कि प्रियम्बल में खासियत तो बहुत है, बहुत खूबियां है, लेकिन आप प्रियम्बल को क्या नहीं करा सकते, प्रियम्बल को आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। उसको लागू करवाने के लिए आप कानून का दरवाजा, संविधान का दरवाजा नहीं खटखटा सकते कि भाई ये तो लिखा हुआ है इसमें प्रियम्बल में, अब इसको लागू करिए। तो याद रखिएगा, जैसे प्रियम्बल इन्फोर्सेबल नहीं था, प्रवर्तनीय नहीं था, बल्कि मौलिक अधिकार क्या है आपके, प्रवर्तनीय है, इन्फोर्सेबल है, आप इनको लागू करवा सकते हैं। अगर ये वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। दूसरी विशेषता। तीसरी, हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप है वो मुख्यतः निषेधात्मक है। निषेधात्मक मतलब नकारात्मक है। अब ये कैसा है, आपने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड सुना होगा, हमेशा आपने सुना होगा कि नेगेटिव वर्ड मतलब बैड ही होता है, पॉजिटिव मतलब गुड होता है ना। जैसे अगर किसी मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जिसकी जॉब लग गई, तो क्या है आपके लिए गुड न्यूज है, यानी पॉजिटिव न्यूज है। अगर कोई व्यक्ति एग्जाम में फेल हो गया तो वो आपके लिए क्या है, बैड न्यूज हो जाती है ना। तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दार्शनिक दृष्टिकोण से लिया गया है। यानी मौलिक अधिकारों का बोला जाता है विशेषता में कि मौलिक अधिकार मुख्यतः निषेधात्मक है। निषेधात्मक कैसे, जैसे मौलिक अधिकारों में कई जगह वर्णन है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो भेदभाव नहीं करेगा, ये क्या है, कैसा सेंस दे रहा है आपको, ये है तो गुड, ये बता तो अच्छा रहा है कि गुड है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा, ये तो अच्छी बात है। लेकिन कैसा है, निगेटिव है, नहीं लग गया, नहीं करेगा। जैसे आप नॉर्मल एग्जांपल लीजिए, जैसे बोल दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति मानव होने के नाते हिंसा नहीं करेगा। एक तरह से बोला जा रहा है कि सभी व्यक्ति अहिंसावादी हों, यही तो बोला जा रहा है। अगर बोल दिया जाए कि सभी मनुष्यों को अहिंसावादी होना चाहिए, और एक जगह बोल दिया जाए कि सभी मनुष्यों को हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो क्या अंतर है दोनों में, दोनों ही एक ही बात हुई है ना, दोनों ही गुड बातें हैं, दोनों ही पॉजिटिव बातें हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर ना लगा के उसको निषेधात्मक कर दिया गया। ठीक है, तो दर्शन की दृष्टि से ये निषेधात्मक मूलक है, लेकिन फिर भी ये क्या है, गुड है। ठीक है, फिर भी क्या है, गुड है, यानी सभी व्यक्ति हिंसा नहीं करेंगे तो गुड ही तो है। यस, दूसरा अगर सकारात्मक लिया जाए कि सभी व्यक्ति अहिंसावादी होंगे, ये भी गुड है। तो याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों का स्वरूप क्या है, मुख्यतः कैसा है, निषेधात्मक होता है। ठीक है, कुछ मौलिक अधिकार सकारात्मक भी है, मैंने कहा कुछ मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट एक और विशेषता देखते हैं, चौथी, कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक, कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कुछ मौलिक अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है। शायद ये बात आपको नहीं पता रही होगी, है ना, आपको लगता रहा होगा कि मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जी नहीं,
कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है। अब ये कौन कौन से अधिकार हैं? अब वे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जैसे आर्टिकल आपका 15 क्या कहता है? आर्टिकल आपका 15 कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, जाति यानी मूल वंश, धर्म, मूल वंश यानी रिलीजन, रेस, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15(1) कहता है, ठीक है। तो यानी ये भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, किसी आधार पर राज्य। तो किसके लिए है? ये अपने देश के नागरिकों की बात की जा रही है। कल कोई विदेशी व्यक्ति आकर बोले कि नहीं भाई मैं ये हूं और मुझे भी देश में सेवा में लगाओ, मुझे भी सिविल सर्विस के एग्जाम में बैठना है, तो वो उसके लिए नहीं है, वो अपने नागरिकों के बीच की बात कही जा रही है, ठीक है। याद रखिएगा आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब जब आप पूरा पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा सब क्या है इनमें, ठीक है। अभी हम आपको बता रहे हैं, इनको याद रखिएगा, समझने के लिए आपको है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। तो याद रखिएगा आर्टिकल 14, 21 और 25। आर्टिकल 14, 21 और 25 ये भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं, ठीक है। अब जैसे आर्टिकल आप 14 का एग्जांपल ले लीजिए, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। वंचित नहीं किया जाएगा, यह आपका आर्टिकल 14 कहता है। कि आर्टिकल 14 कहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भारत का हो चाहे बाहर का हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई विदेशी व्यक्ति कोई क्राइम करता तो आप उसको बिना कानून के सामने पेश के फांसी में लटका दोगे, नहीं। जैसे भारतीय नागरिक की एक प्रक्रिया है, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको पहले विधि के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने आप सभी बराबर हैं। जैसे भारतीय नागरिक की प्रक्रिया होगी वैसे उसको भी कानून के समक्ष अपना जो विचार है, उसको अपना जो मत है उसको रखने का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई विदेशी व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो आप उसको उठाकर फांसी में टांग दो, ये नहीं है, ठीक है। तो विधि के समान सभी व्यक्ति विधि के समक्ष सभी समान होंगे, तो ये आर्टिकल 14 कहता है। अब इनको और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, जब मौलिक अधिकारों को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि वो मौलिक अधिकार जो विदेशी नागरिक और भारतीय दोनों को प्राप्त है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं मौलिक अधिकारों की जो एक और विशेषता है वो ये है कि मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्रधानतः राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य मतलब यहाँ राष्ट्र से, राज्य के कई अर्थ होते हैं, अभी हम आपको बताएंगे, पर अब यहाँ मतलब समझ लीजिए सरकार से संबंधित है, ठीक है, कि राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध हैं, यानी कुछ मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं और कुछ मौलिक अधिकार राज्य और निजी क्षेत्र दोनों के विरुद्ध है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार कि अगर राज्य किसी तरह का कोई भेदभाव कर रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा सकते हैं कि भाई इसने राज्य हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। जैसे आर्टिकल 15 और 16 कहता है कि राज्य, जैसे आर्टिकल 15, 16 हमने बोला कि ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? जैसे आर्टिकल आप 15 क्लॉज 2 ले लीजिए, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है कि जन्म स्थान के, जैसे आर्टिकल 15(2) कहता है कि जो है ना कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश या जाति, लिंग, स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और इन आधारों पर किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़क, कुआं, तालाब, स्नानागार, सार्वजनिक भोजनालय इत्यादि में इनका जो प्रयोग है नहीं कर सकता, ठीक है। यानी इनको प्रयोग करने से नहीं रोका जाएगा कि आप किसी व्यक्ति को उसके जात धर्म के आधार पर बोल देंगे नहीं यहाँ आप स्नान नहीं कर सकते, ये सार्वजनिक स्थल में या भोजन इत्यादि के क्षेत्र में क्या करें उसके साथ भेदभाव करें, तो ये राज्य नहीं कर सकता। अगर ऐसा कर रहा है तो राज्य को आर्टिकल 15 के खिलाफ व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि भाई इन्होंने मेरे साथ धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव कर रहा है राज्य। अब जैसे आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 राज्य, जैसे आर्टिकल 17, 23 और 24 ये राज्य और निजी क्षेत्र दोनों के विरुद्ध प्राप्त है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 23 क्या कर रहा है? शोषण के विरुद्ध, यानी मनुष्यों का दुर्व्यवहार, बेगार, बलात्श्रम की मनाही की गई है, किंतु सार्वजनिक हित में इसकी अनुमति दी जा सकती है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति, जैसे आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने, खदान या खतरनाक जगहों में नहीं लगाया जा सकता। अब ये राज्य कर रही हो, यानी सरकार अगर ऐसा करती हो तो सरकार भी दंड पाने का अधिकार है और निजी क्षेत्र कर रहा है तो वो भी दंड पाने का अधिकारी है। तो कुछ ऐसे मौलिक अधिकार जो राज्य और निजी क्षेत्र दोनों के विरुद्ध प्राप्त है, लेकिन अधिकांशतः मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। और वो क्या क्या है आपने जान लिया। तो ये है मौलिक अधिकार की कुछ विशेषताएं। एक और बात, जो हमारा मूल संविधान था, जो हमारा मूल संविधान है, तो मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन था, जबकि वर्तमान में केवल 6 प्रकार के हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है। अब हम ये समझते हैं कि 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था और जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं, उनको समझते हैं। हमने कहा मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया, वो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। तो याद रखिएगा 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था कब? 1978 में, 1978 में, जहां 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जहां संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या किया गया? हटा दिया गया, ठीक है।
नेक्स्ट एक और चीज समझते हैं संपत्ति के अधिकार के बारे में कि जो संपत्ति का अधिकार है इसका वर्णन कहाँ था संविधान में। संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति के अधिकार का 2 जगह वर्णन था। वो 2 जगह कौन कौन सी है? पहला आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था। और क्या कहा गया है कि नागरिक यानी भारत का कोई भी नागरिक के लिए, चाहे वो प्रत्येक नागरिक, ठीक है, भारत का प्रत्येक नागरिक संपत्ति का अर्जन कर सकता है, संपत्ति का व्ययन कर सकता है, उसको अर्जित कर सकता है और खर्च कर सकता है, साथ ही साथ उसको धारण कर सकता है, रख सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ कहता था संपत्ति के अधिकार के विषय में कि भारत का प्रत्येक नागरिक संपत्ति को अर्जित कर सकता है, उसका व्ययन कर सकता है और उसको धारण कर सकता है, ठीक है। इसकी उसको स्वतंत्रता थी, ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज एफ के तहत। सब याद रखने हैं, ये सब याद करने पड़ेंगे आर्टिकल्स। फिर आर्टिकल 31, एक जगह तो यहाँ पे वर्णन हो गया संपत्ति के अधिकार का। दूसरी जगह हम देखते हैं कि आर्टिकल 31 में भी संपत्ति के बारे में वर्णन किया गया है, जहां पे कहा गया है कि किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो। और याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति का मतलब चाहे वो विदेशी हो चाहे वो नागरिक हो। याद रखिएगा कि आर्टिकल 31 कहता है, आर्टिकल 31 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो देश का हो या विदेश का, भारतीय हो या विदेशी हो, उसको विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कि ऐसा नहीं हो कोई विदेशी व्यक्ति है और यहाँ पर बिजनेस कर रहा है और सरकार उसके धन को हड़प लेगी, नहीं। विधि के प्राधिकार का उसको अधिकार है, विधि के समक्ष न्याय पाने का उसको अधिकार है, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा, ये तो हो गया संपत्ति का अधिकार। 86 जो 86वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, इसमें भारत के संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया है, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। आर्टिकल 21A को जोड़ा गया है कब? 86वें संविधान संशोधन में 2002 में, और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो वर्तमान में अब कितने प्रकार के अधिकार है, मौलिक अधिकार है? वर्तमान में भारत में केवल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। और ये कौन कौन से हैं? पहला आपका मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 में वर्णन है। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक वर्णन है। दूसरा मौलिक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन कहां कहां है? इसका वर्णन आर्टिकल 19, 20, 21 क्लॉज ए और 22 यानी संविधान के आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका संविधान के आर्टिकल 23, 24 में वर्णन है। फिर है हमारा चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में है। फिर है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में है। एक बात आपने नोटिस की होगी, सांस्कृतिक तो ठीक है, शैक्षिक अधिकार यहां क्यों ऐड कर दिया गया? जबकि हमने देखा कि शिक्षा को यहीं जोड़ दिया गया था। अभी हमने आपको पढ़ाया कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में हुआ है, उसमें 21A को जोड़ा गया है, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो जब यहां जोड़ दिया गया तो यहां पे शैक्षिक अधिकार क्यों बोला गया? याद रखिएगा, यहां पे जो शैक्षिक अधिकार है ये विशेषकर जोर दे रहा है अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार पर। यहां पे जो शैक्षिक अधिकार है ये अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार पर जोर दे रहा है। अल्पसंख्यक कैसे? जिनकी माइनॉरिटी भारत में होती है, जैसे सिख हो गए, मुस्लिम हो गए, जैन, यहूदी, ये सब क्या है? अल्पसंख्यक होते हैं। इनको पढ़ाएंगे, डिटेल में सारी चीजें पढ़ाएंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि यहाँ जो शैक्षिक अधिकार है वो किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए है विशेषकर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 6वां जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका आर्टिकल 32 में वर्णन है। अब आप सोच रहे होंगे आर्टिकल 31 कहां गया? हमने बताया ना कि आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसमें कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और संपत्ति का अधिकार हट गया तो आर्टिकल भी लुप्त हो गया, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें वर्णन है? आर्टिकल 32 में। अब आप देख रहे होंगे, हमने जब आपको पढ़ाया शुरू में तो हमने कहा कि जो मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उनका संविधान के भाग 3 में वर्णन है, भाग 3 में। और आर्टिकल कहां से कहां तक? 12 से 35 तक इसका वर्णन है, ठीक है। तो यहां तो आपको 14 से 32 तक दिख रहा है, तो बाकी सब कहां गया? 12, 13, 33, 34, 35 सब कहां गए आपके? याद रखिएगा, 12, 13, 33, 34, 35 में अधिकार से संबंधित बातें हैं, ठीक है। कि जो मौलिक अधिकार है इससे संबंधित बातों का वर्णन किया गया। क्या है वो आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे मौलिक अधिकारों का वर्णन नहीं है इनमें 12, 13, 33, 34, 35 में, लेकिन मौलिक अधिकारों से संबंधित बातों का वर्णन है, उनसे संबंधित अधिकारों की व्याख्या की गई है, ठीक है। तो ये है आपके भारत में वर्णित 6 प्रकार के मूल या मौलिक अधिकार।
तो अब क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार जो आपने पढ़ा 12 से 35 तक, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल को उठाकर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल से जितने भी अभी मौलिक अधिकार हमने आपको लिखाए हैं, फंडामेंटल राइट्स 6 प्रकार के लिखाए हैं, और कौन सा फंडामेंटल राइट्स किसके तहत आता है, समानता के अधिकार का वर्णन कहां से कहां तक है, स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, आपको याद रखना है, ताकि जब हम आपको बताएं तो हमें बोर्ड में हर चीज लिखनी ना पड़े। आई होप आपने एंजॉय की होगी क्लास, आपको समझ में आया होगा। फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ, ठीक। चलिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।